नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों के जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों के संकलन की अपील की। सरकार ने टेलीविजन चैनलों को चेतावनी दी है कि वे मृत्यु और दुर्घटना से संबंधित विचलित करने वाली फुटेज और तस्वीरें न दिखाएं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू-धसाव की घटनाओं के बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। भारत ने ब्राजील में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगों और तोड़फोड़ की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। और क्रिकेट में कल गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के बीच पहला एकदिवसीय मैच खेला जाएगा। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों की जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों के संकलन की अपील की है। उन्होंने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 70 देशों के प्रवासी भारतीय भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से भारत की अनूठी विश्व दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। यहाँ उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, मिलेट्स, गृह उद्योग और हस्तशिल्प जैसे विषयों पर भारत का दूत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है, इसलिए भारतवंशी हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। Your role as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India, Yoga and Ayurveda, cottage industries and handicraft. You are also brand ambassadors of India's millets. The 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. इस अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को अमृत काल में भारत के 25 वर्षों के विकास की रूपरेखा में शामिल किया जाना चाहिए। गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नीति की सराहना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी समारोह को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। सम्मेलन कल संपन्न होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। जय विश्वनाथ, जय भूतनाथ, श्री महाकाल को कोटि नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस से अलग सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने हाइड्रोकार्बन, रक्षा, जहाजरानी सुरक्षा, डिजिटल पहल और सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी तथा क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग के बारे में विचार विमर्श किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों से न्यू इंडिया बनाने में सहयोग की अपील की है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 पर न्यूजर्सी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय दुनिया के 2 सर्वाधिक जीवंत लोकतांत्रिक देशों के बीच सेतु का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निवेश और सर्वाधिक लाभ के लिए भारत इस समय सबसे आकर्षक देश है।
कर्नाटक राज्य पर्यटन विभाग के निदेशक डॉक्टर वी रामप्रसाद मनोहर ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक वाणिज्य उद्योग परिसंघ FKCCI में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगार युवाओं को टूरिस्ट गाइड बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि नेपाल के साथ भारत का निर्यात $1 करोड़ से अधिक का है। नेपाल की सीमा से सटे बिहार के वाल्मीकि नगर में 12वें लैंड कस्टम स्टेशन का उद्घाटन करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि इस स्टेशन के खुलने से दोनों देशों के बीच व्यापार आसान हो जाएगा। श्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज जो कस्टम स्टेशन खुला है, निश्चित तौर से यहाँ पर हमारे वाल्मीकि नगर के लोगों को तो लाभ होगा, लेकिन साथ ही साथ हमारे नेपाल के भी लोगों का लाभ होगा। बिहार में 11 LCS था, जो आज बढ़ करके 12वां यहाँ पर वाल्मीकि नगर में होगा। अगर भारत के एक्सपोर्ट को देखें, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में $650 बिलियन से भी ज्यादा आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, जो रिकॉर्ड है, उसमें से $10 बिलियन कहीं न कहीं नेपाल की लाइफ लाइन से जुटा हुआ एक्सपोर्ट होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ड्रोन, साइबर प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रक्षा विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में मजबूत रक्षा विनिर्माण व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसके कारण भारत नए रूप में उभर रहा है और पिछले 5 वर्षों में रक्षा निर्यातक देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में राजदूतों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की बड़ी जनसंख्या और प्रचुर कुशल कार्यबल से उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप के आगे बढ़ने से नई व्यवस्था का सृजन हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का रक्षा निर्यात पिछले 5 वर्ष में 8 गुना बढ़ा है और ये अब 75 से अधिक देशों को निर्यात कर रहा है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज दिल्ली हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचे की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। नागरिक उड्डयन सचिव, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष, अप्रवासन ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, डायल GMR और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने बैठक में भाग लिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी टेलीविजन चैनलों को विचलित करने वाली फुटेज और तस्वीरें प्रसारित करने के प्रति आगाह किया है। मंत्रालय ने आज सभी टेलीविजन चैनलों से विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। टीवी चैनलों द्वारा संवेदनशील विषयों पर गलत तरीके से प्रसारण के कई मामलों को देखते हुए मंत्रालय ने यह परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के रिपोर्टिंग से बच्चों के मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इससे व्यक्ति की गोपनीयता का हनन होता है और ये पूरी तरह निंदनीय है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने आज देहरादून में जोशीमठ भू धंसाव की स्थिति को लेकर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस समय एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है और प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राहत शिविरों में पीने के पानी और अन्य आवश्यकताओं जैसे प्रभावित क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइनों, सीवरों और बिजली की लाइनों की मरम्मत के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर संधू ने कहा कि जमीन धंसाव को रोकने के लिए आज ही से काम शुरू किया जाए और जर्जर भवनों को जल्द गिराया जाए। इस बीच राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी जोशीमठ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, प्रभावित लोगों को बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस आपदा की घड़ी में पूरी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम जोशीमठ वासियों के साथ खड़े हैं और जो संभव होगा वो सब किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ का दौरा करके चले गए हैं और पुनर्वास के लिए सभी लोगों से लगभग 650 परिवारों का पुनर्वास करने की बात हो रही है। आज मैं सारे कैंपों में भी गया हूँ, लगभग 67 परिवारों को देखने में खुद गया हूँ और मैं कह सकता हूँ कि राज्य सरकार जो है जो भी संभव होगा वो पूरा काम करेगी। पूरा सर्वे होगा और सर्वे के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार काम किया।
निरीक्षण के दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। जोशीमठ में भू धसाव जारी है। आपदा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन प्रभावित लोगों के ठहरने की समुचित व्यवस्था कर रहा है। आपदा प्रभावित बीना बिष्ट ने कहा कि प्रशासन ने उनके रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था की है। मांडवी होटल मोड़ी रन्ना में और यहाँ पर व्यवस्था हमको गुरुद्वारा में बहुत बढ़िया कई कमरा एक मिली पर फैसिलिटी पूरी थी। पानी व्यवस्था, खाण पीण व्यवस्था, ये पनी लंगर में मिलाणु खाणो व्यवस्था बढ़िया चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में दंगों और लूटपाट की खबरों पर चिंता व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सभी लोगों को लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का पूरा सहयोग ब्राजील के साथ है। इस बीच ब्राजील में अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा देश की सर्वोच्च सत्ता पर धावा बोलने के बाद जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा को अपदस्थ करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी कल राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस भवन में घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने खिड़कियों, फर्नीचर और कलाकृतियों को तहस-नहस कर दिया और देश की मूल संविधान को चुरा लिया। G20 शिखर बैठक में शिक्षा के बारे में कार्यकारी समूह की तैयारी से संबद्ध आज पहली समीक्षा बैठक चेन्नई में हुई। विदेश और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप सक्सेना और IIT मद्रास के प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार विमर्श किया। इस महीने की 31 तारीख से 2 फरवरी तक चेन्नई में G20 देशों के शिक्षा समूहों की बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत खालिस्तान टाइगर फोर्स से संबद्ध अर्शदीप सिंह गिल उर्फ डल्ला को आतंकवादी घोषित कर दिया है। मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि अर्शदीप सिंह गिल आतंकवादियों को वित्तीय सहायता देने और नशीले पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी में लिप्त है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत देश भर में 1000 केंद्र खोले जाएंगे। इनमें से 750 केंद्र पहले ही खोले जा चुके हैं और शेष 250 इस साल अगस्त में खुल जाएंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इंडोर स्टेडियम के शिलान्यास समारोह के दौरान श्री ठाकुर ने कहा कि 2017 से 2021 के बीच मोदी सरकार ने खेलो इंडिया अभियान पर 2600 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने बताया कि आगामी वर्षों के लिए 3400 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। भुवनेश्वर में राउरकेला में FIH ओडिशा विश्व कप हॉकी की शुरुआत शुक्रवार 13 जनवरी से होगी। इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4 पूल में बांटा गया है। ग्रुप ए में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस की टीम शामिल है। ग्रुप बी में बेल्जियम, जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया को जगह दी गई है। ग्रुप सी में चिली, मलेशिया, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड को मौका दिया गया है। मेजबान भारत ग्रुप डी में शामिल है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच कल गुवाहाटी में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा। नियमित कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की इस श्रृंखला में वापसी हो रही है, लेकिन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट से पूरी तरह नहीं उबरने के कारण एक बार फिर टीम से बाहर हो गए हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 847 अंक बढ़कर 60,747 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 242 अंक बढ़कर 18,101 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 36 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 36 पैसे पर पहुंच गया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल दिल्ली के लाल किले पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन करेंगे। ये शो हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में होगा। कुल 700 लोग एक बार में ये शो देख सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों के जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों के संकलन की अपील की। सरकार ने टेलीविजन चैनलों को चेतावनी दी है कि वे मृत्यु और दुर्घटना से संबंधित विचलित करने वाली फुटेज और तस्वीरें न दिखाएं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव की घटनाओं के बाद राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। भारत ने ब्राजील में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगों और तोड़फोड़ की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।